फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को याद है कि पीएम मोदी ने अभी हिस्टोरिकल विजिट की है यूक्रेन की, जो कि उस समय में जिस समय में रसिया और यूक्रेन में युद्ध लगातार चल रहा है और लगातार हमले हो रहे हैं। तो उस समय में पीएम मोदी का यूक्रेन विजिट करना एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है, जो कि काफ़ी निर्णायक होगा। तो देखिए, आपने देखा होगा, नोटिस करी होगी एक बात कि जो पीएम मोदी है, वो रसिया से भी अपने संबंधों को निरंतर अच्छे बनाए रखना चाहते हैं और जो पश्चिमी देश है यानी कि अमेरिका या यूरोपीय यूनियन के जो भी देश है, उनसे भी अपने संबंधों को काफ़ी अच्छा बनाए रखना चाहते हैं। यानी कि देखिए, दोनों तरफ उनका बराबर ध्यान है। उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी में दोनों को बराबर महत्व दे रहे हैं और जो भी उस समय में जिस समय में कि यूक्रेन और रशिया में काफ़ी विवाद चल रहा है, वॉर हो रहा है, तो उस समय में देखिए रशिया से हमारे संबंध पहले से ही मजबूत है, लेकिन उसके बाद भी मोदी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की से मिलने क्यों गए? इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, इसके हिस्टोरिकल जो रीज़न है उसके पीछे चलते हैं कि डिप्लोमेसी कहाँ से जन्म हुआ है इसका, जिसको फ़ॉलो मोदी कर रहे हैं इस समय हमारे भारतीय प्रधानमंत्री। तो देखिए, ये है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि जब कोल्ड वॉर चालू हुआ था, जब हम स्वतंत्र हुए थे 1947, उस समय से ये मान के चलिए कि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जो कि उसका एका हुआ राष्ट्र था अमेरिका, और जिसमें सम्मिलित थे यूरोपीय यूनियन और पश्चिमी देश सारे सम्मिलित थे उसमें, जो कि पूंजीवाद देशों का संगठन था एक तरीके से। दूसरे थे जो साम्यवादी देश, जिनका हुआ था यूएसएसआर, जो सोवियत संघ के रूप में जाना जाता है। तो दोनों एक तरीके से अपने पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा देशों को सम्मिलित करना चाहते थे, ताकि वह अपना एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम कर सके, अपने पक्ष में सभी देशों को ला सके। तो हुआ क्या, जब भारत जैसे अल्प विकसित और विकासशील देश जब स्वतंत्र हुए, तो देखिए, जो नासिर टिटो और जवाहरलाल नेहरू थे और इंडोनेशिया के सुकर्णो, ये ऐसे नेता थे जिन्होंने डिसीजन लिया कि यदि विकासशील और अल्प विकसित देश इन गुटों में शामिल हो जाते हैं, तो उनका विकास संभव नहीं है, तथा वो इनके बस इनकी इनके एक तरीके से अगुवा या इनके पिछड़ू राष्ट्र बनकर रह जाएंगे, जो कि अमेरिका या सोवियत संघ इनके। तो फिर एक नई अवधारणा, एक नई टर्म दी। वो क्या थी? वो थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। मतलब क्या था इसका? हिंदी में होती है गुट निरपेक्षता आंदोलन, जो कि था कि जो भी विकासशील और विकसित ये अल्प विकसित देश है, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। ना तो साम्यवादी गुट में होंगे, जो कि सोवियत संघ का है, और ना ही पूंजीवादी गुट में, जो कि अमेरिका का है। बल्कि वो इनसे तटस्थ ना होकर बल्कि दोनों गुटों को बराबर महत्व देंगे और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी रणनीति, अपनी डिप्लोमेसी तैयार करेंगे और दोनों गुटों से समान संबंध रखेंगे। जिनसे उनका आर्थिक हित पूरा होता है या राजनीतिक हित पूरा होता है, वो सब दोनों गुटों से पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ से डिप्लोमेसी चालू हुई। इसका देखिए, स्थापना तो 1955 में होगी थी इसकी, जो बांडुंग सम्मेलन था, पर 1961 बेलग्रेड सम्मेलन में इसको औपचारिकता इसकी पूर्ण की गई। तो तब से ही ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो चला आ रहा है, और जब भी पूरी विश्व 2 गुटों में विभाजित होगा, तब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चालू रहेगा, और अभी भी ऐसा ही है। देख लीजिए आप कि जो पश्चिमी देश है अमेरिका, या कहा जाए कि जो यूरोपीय यूनियन है, और उसके वो सब एक गुट में है, और जो रसिया है और जो साम्यवादी देश है वो दूसरे, जैसे चाइना, वो एक गुट में है। रसिया बीच में तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो उस समय टूट गया था, कमज़ोर हो गया था, लेकिन अभी पुतिन के नेतृत्व में वापस वह शक्ति वैश्विक शक्ति बनकर उभरा है और अपनी शक्ति को दर्शा रहा है। इसी के तहत जब उनकी यूक्रेन ने जब नाटो पश्चिमी देशों से ज़्यादा संबंध रखने चाहे, क्योंकि देखिए यूक्रेन है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? वो रसिया के बॉर्डर पे स्थित है और पहले रसिया का ही भाग हुआ करता था, और अब वह नाटो को जॉइन करने की सोचा है, जो कि अमेरिका द्वारा बनाए गए सैन्य संगठन है। यदि आप देखिए, आपकी बॉर्डर पे या आपके पड़ोसी कोई ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होगा, तो आप सीधी-सी बात है कि आप उसका विरोध करेंगे, जो कि उस रसिया ने किया है। तो इस तरीके से उनका विवाद चल रहा है। अब मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो भारतीय प्रधान, वो ही इस गुट निरपेक्षता का पालन कर रहे हैं। कारण क्या है गुट निरपेक्षता का पालन करने का? भई, क्यों पालन कर रहे हैं वो? तो देखिए, ये अर्थव्यवस्था है, उसको पश्चिमी यूरोपीय देशों से उनका मार्केट भी यूरोपियन यूनियन है, या अमेरिका जो कि जिसको सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, यदि वही भारत से रूठ जाएगा, तो सीधी-सी बात है उसके निर्यात तो प्रभावित होंगे ही, और जिससे उसकी अर्थव्यवस्था प्रभावित होएगी। तो दूसरी ओर जो रसिया है, उससे आपको याद होगा कि रसिया हमारी जो सैन्य सामग्री है, उनकी अधिकांश पूर्ति करता है रसिया, और दूसरी तरफ वो ही गैस या तेल है, उनकी भी पूर्ति सप्लाई हमें रसिया काफ़ी मात्रा में करता है। और पश्चिमी देश है, उनकी जो टेक्नोलॉजी हुई या उनके मार्केट हुए, उनकी ज़रूरत भी भारत को है।
दूसरी तरफ जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो भी देखिए वो ज़्यादा साम्यता रखता है यूरोपीय देशों से या जो वेस्टर्न देश है उनसे। साम्यवादी देश है, ये हमारी सिस्टम है, जो हमारी शासन व्यवस्था है, उससे साम्यता नहीं रखता है। तो इस वजह से भी अब जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यदि वही दूसरे लोकतंत्र है, जो अमेरिका हुआ या यूरोपीय देश, उनसे दूरी बना लेगा, तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा नहीं होगा। एक रीज़न और है, देखिए जो पश्चिमी देशों के नेतृत्व में अमेरिका है, वो डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, इनमें काफ़ी अपनी प्रभुता रखता है, यानी कि वह इन पे एकाधिकार रखता है। तो इनका प्रतिरोध करने के लिए भी भारत को ये चाहिए कि जैसे ब्रिक्स जैसी संस्था है, जिसमें रसिया, चाइना ये सम्मिलित है, उसको भी मजबूत किया जा सके, ताकि वो इन व्यवस्थाएँ यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या वर्ल्ड बैंक है, इनको संतुलित कर सके। इनको संतुलित करने के लिए ये आवश्यक है कि वह साम्यवादी देश ही चाइना और रसिया, जो कि काफ़ी ताकतवर और उनकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बड़ी है, तो इनसे संतुलन बनाए रखना, इनसे व्यवहार बनाए रखना इसके लिए आवश्यक है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो भारतीय प्रधानमंत्री है, वो अमेरिका जैसे देशों को भी उतना ही महत्व देंगे और रसिया है, उनसे भी उतना ही महत्व देंगे। क्योंकि सीधी-सी बात है, भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका की भी और यूरोपियन यूनियन की भी ज़रूरत है, तो भारत को रसिया, चाइना इनकी भी ज़रूरत है अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्ड करने का। और देखिए, जो 21वीं सदी है, प्रेज़ेंट में किसी भी देश के ताकतवर होने का या न होने का सीधा-सा रीज़न है उनकी अर्थव्यवस्था पे डिपेंड करता है। अब कोई भी देश सीधा युद्ध नहीं लड़ता है, उनकी यदि अर्थव्यवस्था तबाह होगी, तो वो अपने आप तबाह हो जाएँगे। अब यूक्रेन जैसे देशों से आप ये सोच सकते हैं कि यूक्रेन को छोड़ सकते थे पीएम मोदी, अगर रशिया नाराज़ होता है, तो यूक्रेन जैसे देश को छोड़ सकते, तो देखिए, यूक्रेन खाद्य निर्यातक देशों का अग्रणी देश है। वो खाद्य निर्यात काफ़ी मात्रा में करता है, काफ़ी जैसे व्हीट हुई, ऐसी चीज़ें काफ़ी मात्रा में उगाता है वो गेहूँ जो। और दूसरी चीज़ जैसे चिप्स, जो ये दूसरी चिप्स खाने वाली चिप्स नहीं, ये दूसरी चिप्स होती है ना, जो हमारे ये कंप्यूटर्स में या दूसरे जो भी उपकरण रहते हैं उनमें लगती है, तो उनका भी वो काफ़ी मात्रा में प्रोडक्शन करता है। तो यूक्रेन इसलिए भी हमारी सहायता कर सकता है क्योंकि भारत को इसकी ज़रूरत है, और दूसरे यदि यूक्रेन की तरफ को भारत जाएगा, अब विज़िट हुई है, तो इससे पश्चिमी देश भारत को अपनी तरफ समझेंगे। तो बस सावधानी ये रखनी है नरेंद्र मोदी को कि जो अपनी ये विज़िट करते हैं, उसमें जो पुतिन है, वो नाराज़ ना हो, क्योंकि अभी भारत ऐसा नहीं है कि वो एक तरफ़ा हो सके, उनको दोनों गुटों की ज़रूरत है, दोनों गुटों की बराबर ज़रूरत है भारत को। तो ये कारण है कि भारत ने यूक्रेन की यात्रा करी, और वो किसके तहत करी? गुटनिरपेक्षता के तहत करी, क्योंकि ये भारत की डिप्लोमेसी है कि दोनों गुटों से बराबर अपने संबंध कायम रखें। वीडियो कैसी लगी? शुक्रिया, थैंक यू।